हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज, ठीक है ना। ये अगेन लेक्चर जो है वो प्राची पब्लिकेशन की जो किताब है उसके अकॉर्डिंग है और हम चैप्टर 3 अब शुरू करने वाले हैं। शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है आपका, अच्छा पहले ही मैं बता दे रहा हूँ आपको, इस चैप्टर में ज़्यादा चीज़ें जो है वो फैक्ट्स हैं, यानी याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है ना। समझने वाली जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीज़ें हैं वो बहुत कम है, ठीक है ना, बहुत ही कम है, ठीक है। तो मेजॉरिटी चीज़ें जो है इसमें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। इसमें जो रियल हेड होते हैं जिसको आप क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनल हेड होते हैं जिसको आप बोलते हैं प्रेसिडेंट। आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा। बोलते हैं हम लोग क्या है, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। तो आप ये मान के चलिएगा, हाथी के जो दांत दिखाने वाले हैं वो प्रेसिडेंट है, और हाथी का जो चबाने वाला दांत है वो कौन है, पीएम है, ठीक है ना। तो याद रखोगे, दिखाने वाले जो दांत है वो प्रेसिडेंट है और खाने वाले जो दांत है वो क्या है, पीएम है, ठीक है। यानी खाने वाला काम मेन होता है, दिखाने वाला बस शो ऑफ के लिए होता है। तो ये याद रखिएगा, बाद में आपको मैं यही ट्रिक से बताऊंगा क्या क्या चीजें याद रखनी है, ठीक है। इसीलिए इनको रियल हेड कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, रियल हेड। यानी रियल पावर जो है ना वो हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। प्रेसिडेंट के पास रियल पावर्स नहीं होते, नॉमिनल पावर होता है, ठीक है ना। दिखाने वाला बस पावर है, ठीक है। वो समझेंगे डिटेलिंग में हम जब पढ़ेंगे, ठीक है। पीएम जो इलेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होते हैं, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होते हैं, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल, जैसे इंडिया हो गया अपना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, रियल हेड और नॉमिनल हेड दोनों कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। और ये कैसे इलेक्ट होगा, डायरेक्ट इलेक्शन से, ठीक है ना। यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पार्लियामेंट हैज नो कंट्रोल ओवर द प्रेसिडेंट, नॉट इजिली रिमूव। सीधी सी बात क्या है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, रियल हेड आपका प्राइम मिनिस्टर है, नॉमिनल हेड आपका प्रेसिडेंट है, दो अलग अलग पर्सन है। यानी दोनों का जो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल में दोनों की जो पावर है वो अकेले एक पर्सन को दे दी गई है। इसीलिए इनको हटाना इजी नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट के कंट्रोल में ये ज्यादा नहीं रहते हैं, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नीड फॉर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या नीड है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। इसकी कहानी पहले से शुरू होती है, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, तो जो वो गवर्नमेंट चला रहे थे वो भी क्या था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। क्या था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब बहुत सारे लोग थे जिनको ब्रिटिशर की जो पॉलिसीज थी उनसे प्रॉब्लम था, ठीक है ना। तो वो क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। अब जैसे ही वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं ब्रिटिशर्स या गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उन्हें बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ते थे, ठीक है ना। उसके इंप्लीकेशंस झेलने पड़ते थे। 1885 में क्या हुआ, हमने आईएनसी बना दी। आईएनसी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना। इनको बनाने में किनका हाथ है, ए ओ ह्यूम। क्या है, ए ओ ह्यूम, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटर विद द राइट टू आस्क क्वेश्चंस एंड डिस्कस बजट। यानी हम क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और बजट, आप कितना पैसा किस चीजों में एलोकेट कर रहे हैं उस पर भी हम क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। लेकिन ये 1885 में नहीं हुआ, 1885 में आपका आईएनसी बस फॉर्म हुआ है। ये धीरे धीरे करके हमारी जो पावर्स है, जो हमारे लोग जब क्या हुआ, लेजिस्लेचर में इन हुए हैं, हमारे लोग जब लेजिस्लेचर में इन हुए तो धीरे धीरे फिर उनको पावर्स मिलना शुरू हुआ। जैसे पहले के टाइम पे देखेंगे तो सिर्फ बजट सुनने का अधिकार दिया गया था, बाद में बजट डिस्कस करने का भी एक अधिकार मिला। पहले हमारे बहुत कम मेंबर्स लेजिस्लेचर में थे, धीरे धीरे वो नंबर्स भी बढ़े, ठीक है। तो ये धीरे धीरे बड़ा स्लो मेकिंग प्रोसेस रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ा है, ठीक है। तो नीड क्यों है, क्योंकि, और दूसरी बात याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, प्राइम रीजन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाने का प्राइम रीजन ये रहा है ना, क्योंकि हम हैबिचुअल हो गए थे, ठीक है ना। हमने ब्रिटिशर को वैसे ही राज करते देखा, हमारे लोग उस गवर्नमेंट में थे, तो फिर हुआ क्या कि हमें आदत हो गई है उस तरीके से। मान लो जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो जिस तरीके से हमारे कंट्री में राज की है, हमें उसकी आदत हो गई है। इसलिए हमने भी आजादी के बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले लिया। ये वन ऑफ द मेन रीजन है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इंडिया चूज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। क्या क्या रीजन थे, तो एक रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वन ऑफ द मेन रीजन है वो, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं क्या क्या रीजन थे। इन द सिस्टम द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। क्यों, क्योंकि हम जो पीपल हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, और रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, लेजिस्लेचर में जाके लॉज बनाएंगे, ठीक है। तो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव जो लॉज बना रहे हैं वो किन के फेवर के लिए बना रहे हैं, पीपल्स के लिए।
और अगर आप इनके फेवर में काम नहीं कीजिएगा तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद क्या होगा, आपका पत्ता कट जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, आवर लीडर्स वेर ऑलरेडी फेमिलियर विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि ब्रिटिशर इतने सालों तक राज किए थे तो हम काफी फेमिलियर हो गए थे उस सिस्टम से। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैंने ऊपर भी बता दिया है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन इज ड्रॉन बिटवीन हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। डिस्टिंक्शन मतलब कहीं ना कहीं हमने एक लाइन खींच रखी है कि यानी ये पावर्स हमारे हेड ऑफ द स्टेट के होंगे, ये पावर्स हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के होंगे। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट होता है, जिसको हम नॉमिनल हेड कहते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम होता है, और इसे हम रियल हेड कहते हैं। ठीक है, अब मैंने वो बोला है ट्रिक याद रखने के लिए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो जो प्रेसिडेंट है वो हमारे हाथी के दिखाने वाले दांत है, यानी जितने भी सेरेमोनियल फंक्शन होंगे उनको ये अटेंड करेंगे। मतलब ये समझ लो हर जगह जो सिग्नेचर करने का काम है, कोई ट्रीटी साइन करनी है, कोई एग्रीमेंट साइन करना है, तो प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। अगर मैं ये बोलूं वो चीज साइन करनी है कि नहीं करनी है, रिलेशन बनाना है या नहीं बनाना है, एग्रीमेंट साइन करना जरूरी है कि नहीं है, वो जो एडवाइस लेंगे वो पीएम से लेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम जो होते हैं वो हमारे रियल हेड है, रियल पावर्स उनके हाथों में है। ठीक है ना, तो वो एडवाइस देंगे तभी आप किसी सेरेमोनियल फंक्शन में जाएंगे, साइन करेंगे। ठीक है ना, ये ट्रिक बार बार याद रखिएगा, बार बार यूज होगा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट टू डेली स्क्रूटनी ऑफ पीपल थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि डेली स्क्रूटनी का ये आगे हम समझेंगे, पार्लियामेंट के जब फंक्शंस हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आवर होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है, पीपल्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को बताते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव ये बात कहां उठाते हैं, आपके पार्लियामेंट में उठाते हैं। ठीक है, कहां उठाते हैं, पार्लियामेंट में। तो कहीं ना कहीं पीपल्स के जो प्रॉब्लम है उनको डेली सुना जा रहा है, डेली समझा जा रहा है, उसके सॉल्यूशंस को ढूंढा जा रहा है। ठीक है, इफ इट कैन पुट आउट पावर एनी टाइम इफ फेल्स टू डिलीवर द गोल्स, अगर आप फेल हो गए, जैसे पीपल ने कोई अपने ग्रीवेंस या प्रॉब्लम्स को शेयर किया, अगर आप उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपकी जो पावर है वो नेक्स्ट जो 5 ईयर आएंगे या जो भी आप नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसमें आपकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, जो रिप्रेजेंटेटिव की आपको पावर मिली हुई है वो छीन ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज पीएम क्या है, रियल हेड है, मेंटेन ए मेजोरिटी हाउस ऑफ पीपल सिंगर और कोएलिशन। मींस कि हमारे पार्लियामेंट में क्या है कि आगे आगे हम पढ़ेंगे, ऐसे आप प्रीवियस भी पढ़ चुके हैं कि कितना सीट्स होता है, ये सारी चीजें। तो मान लीजिए आपको मेजोरिटी लेके आना होगा। ठीक है ना, जो मेजोरिटी लेके आएगा वही क्या बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, उसी से फिर आपके पीएम सेलेक्ट होते हैं जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनते हैं। ठीक है, अगर मेजोरिटी नहीं बनी, ठीक है, लोकसभा में अगर मेजोरिटी नहीं बनी तो आपकी गवर्नमेंट फॉर्म, तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, ऐसे समझिए पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2, पार्टी नंबर 3। मान लीजिए, मान के चलिए एग्जाम्पल है ये, 40 सीट्स आपको लेके आने हैं। ठीक है, मैं इसे यहां लिख दे रहा हूं, 40 सीट्स लेके आने हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन देख रहे हैं कि यहां पे इन्होंने 52 सीट्स लाए हैं, ये मान लीजिए 15 है, ये मान लीजिए 35 है, तो इनके पास 40 से अबव सीट है, तो ये क्या कर लेंगे, अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। तो अकेले इनको किसी की जरूरत नहीं है, तो वो हो गया सिंगली। ठीक है ना, यानी ये 40 से अबव सीट्स जो लाए हैं वो अपना, वो जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो क्या कर लेगा, अपना गवर्नमेंट बना लेगा। सेकंड कंडीशन हम रखते हैं, सेकंड कंडीशन में क्या है, मान लीजिए 35 है, 21 है, 28 है। अब तीनों में से किसी की भी गवर्नमेंट नहीं बन सकती, क्योंकि मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो कितना चाहिए, 40 का चाहिए। तो अब क्या हो सकता है, ये दोनों भी मिक्स करके गवर्नमेंट बना सकते हैं, ये दोनों भी मिक्स करके गवर्नमेंट बना सकते हैं, और ये दोनों भी गवर्नमेंट मिक्स करके बना सकते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट। क्या बोल देते हैं, कोएलिशन, यानी जिसको आप हिंदी में बहुत बार सुने होंगे, गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार। ठीक है, यानी दो पार्टीज मिल गई हैं। ठीक है ना, इस मेजोरिटी को पूरा करने के लिए क्या, दो पार्टीज मिल चुकी है। ठीक है, उसको कोएलिशन बोलते हैं। ठीक है, फिर वो दोनों पार्टी आपस में डिस्कस करती है कि कौन कैसा मिनिस्टर बनेगा, कौन पीएम बनेगा, ये दोनों पार्टी आपस में मिलकर डिसाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है द पार्लियामेंट कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट कंट्रोल भी करती है और गवर्नमेंट को गाइड भी करती है, वो आगे जब हम पढ़ेंगे डिटेलिंग में तो इसे समझेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं।
थोड़ा सा मैं बता ही दे रहा हूं, जैसे कंट्रोल कर रही है ऑपोजिशन पार्टी भी होगी। अगर आप ऐसा नहीं है आप कुछ भी करेंगे, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, आगे काम देगा, आगे इजी रहेगा आपके लिए। मैं क्या बोल रहा हूं, कंट्रोल। अब ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में ऐसा तो नहीं है सिर्फ रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी जिसकी सरकार चल रही है उसको हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। ऑपोजिशन पार्टी जिसके पास पावर नहीं है, वो सीट्स तो जीत के आए हैं लेकिन उन्होंने अपने उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मेजोरिटी में नहीं आ पाई, 40 सीट्स नहीं लेके आई, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 52 वाला जीत गया तो ये 15 लोग जो है, ये 35 लोग हैं, ये भी तो बैठेंगे पार्लियामेंट में, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपोज करेंगे। अब मान लीजिए रूलिंग पार्टी कोई ऐसा लॉ बनाना चाह रही है जिससे जो पीपल्स हैं या सिटीजन हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। ऑपोजिशन क्या करेंगे, पार्लियामेंट में आप देखते ही हैं हल्ला वगैरह करते हैं, चिल्लाते हैं काफी, तो ये अपोज करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इन सब का बेनिफिट होता है काफी। अब ये अपोज कर रहा है, रूलिंग गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं हम मेजोरिटी में है, लॉ हम पास करा लेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। पीपल इस बात को सुन रही है कि हाँ ओपोजिशन वाले बात जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ये लॉ गलत है और ओपोजिशन वाले हमारे साथ हैं। तो अब इन्हें थोड़ा सा फियर होगा कि देखो अगर हम लॉ पास कर देंगे, पीपल हमारे साथ नहीं है, तो जो नेक्स्ट टर्म आएगा ना वो हमें हरा देंगे और ऑपोजिशन पार्टी को जिता देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके पार्लियामेंट क्या करता है, कंट्रोल करता है, इनफैक्ट गाइड भी करता है। नेक्स्ट चलते हैं, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है एट द सेंटर, याद रखेंगे सेंटर, स्टेट नहीं, सेंटर पे, ठीक है। इस कॉल्ड पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में आप संसद भी कहते हैं। पार्लियामेंट हैज इमेंस पावर। अब इमेंस पावर क्यों, क्योंकि यहां पे जितने लोग गए हैं वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल है, ठीक है ना, हमने उन्हें इलेक्ट करके भेजा है, ठीक है, इसलिए उनके पास इमेंस पावर होता है। अब है कॉम्पोजिशन। अब आप लोग कॉम्पोजिशन का मतलब समझते होंगे, अगर नहीं भी समझते हैं तो आज आप एक काम कीजिएगा, घर का कोई भी दवाई होगा उसे जाके देखिएगा, पीछे में कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है, यानी कि वो दवाई किन किन चीजों से मिलकर बना है उसको हम कॉम्पोजिशन कहते हैं। तो पार्लियामेंट किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ ए लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, यानी इन तीनों को मिला के क्या बनता है, आपका पार्लियामेंट बनता है। फर्स्ट इज लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लोकसभा से। लोकसभा क्या है, लोअर हाउस बोल सकते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है ना, यानी जिन लोगों को आप इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं वो लोग वहां लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। कॉम्पोजिशन यानी अब लोकसभा किन लोगों से मिलकर बना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे लोकसभा में, 550। देखिए इसलिए मैंने बोला है बहुत सारी चीजें आपको याद करने वाली है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है, जहां कॉन्सेप्ट होगा मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मेजोरिटी चीजें जो है वो याद करने वाली है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर्स कितना होगा मेंबर्स का लोकसभा का, 552। 530 क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे डिफरेंट स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरीज और 2 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं। करेंटली यानी एट प्रेजेंट देखा जाए तो टोटल स्ट्रेंथ कितना है लोकसभा का, 545 है, जिसमें 543 इलेक्टेड, यानी आप लोग उन्हें जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें इलेक्ट करके भेजेंगे, और 2 क्या होंगे, नॉमिनेटेड। ये जो 2 लोग होंगे नॉमिनेटेड वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होने चाहिए और इसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ईच कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 मेंबर फॉर द लोकसभा। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है आगे भी हम समझेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मान लीजिए ये इंडिया है, अब इंडिया को मैंने, अच्छा इस जरूरी नहीं है कि इसको मैं ऐसे इक्वली बांटूं, बिल्कुल ये जरूरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कुछ आपको ऐसे दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये है, ये है, और ये हो गया और ये हो गया, यानी 1 2 3 4 5 हिस्सों में बांट दिया मैंने। तो ये जो डिवाइड किया गया है ना, ये एरिया के बेसिस पे नहीं है, ये पॉपुलेशन के बेसिस पे है। आप ही सोचो कि ये जो 1 नंबर का एरिया है ये तो छोटा एरिया हो गया, आप बोलोगे सर ये छोटा एरिया है ये बड़ा एरिया है, दोनों इक्वल कैसे हैं, जबकि हम एरिया के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन, इस एरिया में मान लो 100 लोग रह रहे हैं और सेकंड में भी, ये अप्रॉक्स में लिया जाता है सेंसस के हिसाब से, जब जनगणना होती है ना तो हमें पता होता है कि किस एरिया में कितने लोग हैं, तो यहाँ पे भी 100 होंगे, यहाँ पे भी नहीं। तो आप बताओ कि कोई एरिया ए है, यहाँ पे 500 लोग हैं, और कोई एरिया बी है वहां पे सिर्फ 100 लोग हैं, यहां से रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट हो रहा है, यहां से भी एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट हो रहा है, तो क्या ये इनइक्वालिटी नहीं है, वहां पे इसे कंपटीशन ज्यादा फेस करना पड़ा, यहाँ कंपटीशन कम फेस करना पड़ रहा है, ठीक है ना, तो इनइक्वालिटी हो जाएगा। इसीलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है अप्रॉक्स सब में जो बांटा गया है कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये एक एरिया होता है जिसमें जो पॉपुलेशन होती है अप्रॉक्स देखा जाए तो सेम होती है, ठीक है। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होगा, एक मेंबर कहां जाएगा, आपका लोकसभा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
इलेक्शन प्रोसीजर। अच्छा, ये इलेक्शन प्रोसीजर अभी देखिए, ये जो एरो मैंने दिया है यानी अभी हम सब लोकसभा का पढ़ रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, मैंने 1 नंबर दे दिया है लोकसभा, अब उसी का हमने कॉम्पोजिशन पढ़ा, उसी का अब इलेक्शन प्रोसीजर टर्म सब लोकसभा का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, होल कंट्री डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसी, डिफरेंट डिफरेंट टेरिटोरियल एरियाज में हम बांट दिए जिसमें पॉपुलेशन लगभग सेम है। 18 प्लस जो एज के लोग हैं, जिसे आपने पढ़ रखा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी राइट टू वोट मिला हुआ है हमारे कंट्री में, जितने भी लोग 18 प्लस के हैं वो क्या करेंगे, वोट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और वही सारे लोग कहाँ जाएंगे, लोकसभा जाएंगे। अब ये होता किससे है, तो पहले बैलेट पेपर से होता था, अभी ईवीएम मशीन से हो रहा है, ठीक है ना, 2004 से। इसमें क्या है कि ऐसा कुछ बना रहेगा, आपका कैंडिडेट का नाम वगैरह रहेगा और यहाँ पे बटन्स रहेंगे, इस पर आप क्लिक कर देंगे, वोट इनको चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं। ठीक है, टर्म देखा जाए, टर्म क्या होगा, 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग जिस दिन हुई उससे लेकर अगले 5 सालों तक लोकसभा का टर्म रहेगा। ये लोकसभा का हम टर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, टर्म एक्सटेंडेड बाय 1 year, 1 साल तक ये बढ़ सकता है, कब, जब हमारे कंट्री में क्या लगा हो, इमरजेंसी लगा हुआ हो। ठीक है, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 6 months आफ्टर। अब जैसे मान लीजिए 2024 में इमरजेंसी लग गई, ठीक है, एग्जाम्पल है, लगेगी नहीं, तो इमरजेंसी लग गई और 1 साल तक ये चली, तो 2025 तक चली। अब 2025 में इमरजेंसी क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, इमरजेंसी बंद। अब जैसे ही बंद हुआ ना, आपको तुरंत 6 month में क्या कराने होंगे, इलेक्शंस कराने होंगे। ठीक है, चलिए, कैन बी डिजॉल्व इट्स फुल टर्म ऑफ 5 years। तो ऐसा नहीं है आपने यहाँ तो बोल दिया सर 5 years के लिए, कंपलसरी नहीं है, हो सकता है जो आपने सुना होगा लोकल लैंग्वेज में सरकार गिर गई, तो वो पहले भी हो सकता है, 5 साल से पहले भी क्या हो सकता है, जो लोकसभा है वो आपका डिसॉल्व हो सकता है, उसके वेरियस रीजंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी उस लोकसभा को प्रिसाइड कौन कर रहा है। ठीक है ना, आप देखे होंगे एक अंकल बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ पे एक अंकल बैठे रहते हैं, वो अंकल कौन है, वही अंकल है स्पीकर, उसे हम क्या बोल देते हैं, स्पीकर। ठीक है, चलिए, तो मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट ए स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, यानी स्पीकर होते हैं। ठीक है, अब जो भी प्रोसीडिंग्स यहाँ होती है उनको ये प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, और एक और होते हैं, अगर ये एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। ठीक है, स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द सेशंस ऑफ द लोकसभा, जितने भी सेशन चलते हैं उनको प्रिसाइड आपके स्पीकर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैंने बोला है ज्यादा चीजें रटने वाली हैं। द राज्यसभा, अब सेकंड पे आ गए हैं, क्योंकि हमने पार्लियामेंट में पढ़ा है, पार्लियामेंट 3 चीजों से है, फर्स्ट है लोकसभा, सेकंड राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए, तो सेकंड क्या है, और इसको अपर हाउस हम बोलते हैं राज्यसभा को, या काउंसिल ऑफ, वहां पे क्या बोल देते हैं, हाउस ऑफ पीपल, यहाँ पे बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव एक्टिविटी एट द सेंटर थ्रू दिस हाउस, यानी यहाँ स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे तो वहां समझ जाएंगे कि स्टेट्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। कॉम्पोजिशन समझते हैं, यानी कैसे मिलके बना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, 250, 238 क्या होंगे, स्टेट्स और यूटी से आए होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेट्स बोला है, स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 12 नॉमिनेटेड होंगे, कौन नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट, लेकिन ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नहीं होंगे, ये किसी भी फील्ड में, जैसे लिटरेचर के फील्ड में, साइंस के, आर्ट के, सोशल सर्विस के फील्ड में जो महारत हासिल किए हुए पर्सन होंगे, वैसे पर्सन को प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट देखा जाए तो 245 है, जिसमें 233 कहां से आ रहे हैं, स्टेट्स और यूटी से आ रहे हैं, और 12 क्या है, नॉमिनेटेड है। सम सीट्स आर रिजर्व इन द पार्लियामेंट फॉर SC ST, इवन वुमेन्स वगैरह के लिए भी सीट्स रिजर्व रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन प्रोसीजर, इसे ध्यान से समझना है। यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब अगर हम PDF के सबसे ऊपर में भी जाएं तो हम देखे थे कि प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है, और राज्यसभा में भी जो लोग जा रहे हैं वो क्या है, इनडायरेक्ट। कैसे, वो समझिए, हर स्टेट में, जैसे आपने यहाँ लोकसभा देख लिया, राज्यसभा देख लिया, स्टेट्स में क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स के हैं ना, वहां से हम इलेक्ट करके क्या भेजते हैं, इधर मैं बना दे रहा हूं, इसको भेजते हैं हम राज्यसभा में। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग जीत के आए हैं उन्हीं में से हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करके कहां भेजते हैं, राज्यसभा में भेजते हैं। ठीक है, यूटी, जिस यूटी में भी असेंबलीज हैं,
लेकिन जहां असेंबलीज नहीं है उनका एक स्पेशल इलेक्टोरल प्रोविजन होता है, उनके अकॉर्डिंग उनको सिलेक्ट करके भेजा जाता है, ठीक है। और 12 जो नॉमिनेटेड होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करके भेजते हैं, ठीक है। टर्म देखा जाए, इसका टर्म पे ध्यान देना है, ठीक है ना। परमानेंट बॉडी है, परमानेंट बॉडी है यानी ये कभी डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे वहां पे हमने क्या पढ़ा लोकसभा में, 5 ईयर का टर्म है, 5 ईयर के बाद वो क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, खत्म, फिर इलेक्शन होगा, फिर 5 साल के लिए लोग चुन के आएंगे। अच्छा, ऐसा भी इसमें हो सकता है 5 साल से पहले भी ये क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन जो आपका राज्यसभा है वो परमानेंट बॉडी है, डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। यानी होता क्या है इसमें, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, यानी हर 2 ईयर्स पे क्या होगा, 1/3 रिटायर हो गए, फिर नेक्स्ट 2 ईयर में क्या होंगे, 1/3 रिटायर हो गए, फिर नेक्स्ट 2 ईयर में क्या होगा, 1/3 रिटायर हो जाएंगे। अब तो तीनों को आप ऐड कर दोगे तो 3/3 हो गया, ठीक है ना, यानी टोटल पॉपुलेशन क्या हो गई, रिटायर हो गई। इसलिए इनका जो टर्म होता है वो कितने का होता है, 6 ईयर्स का होता है, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अब यानी राज्यसभा को कौन प्रिसाइड कर रहा है। अब यहाँ पे भी तो कोई अंकल बैठेंगे ना, और यहाँ पे लोग होंगे, सेशंस चलेंगे, तो ये जो अंकल होते हैं ये थोड़े स्पेशल अंकल हैं, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि यही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। और इसको आप स्पीकर नहीं बोलिएगा, देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा, लोकसभा का स्पीकर कि राज्यसभा का स्पीकर, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेयरमैन, ठीक है। होप आपको याद रहेगा कि इन्हें क्या बोला जाता है, चेयरमैन बोला जाता है। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, किसके, राज्यसभा के, ठीक है। और राज्यसभा में एक और चाहिए, जैसे वहां पे क्या था, डेप्यूटी स्पीकर था, तो यहाँ चेयरमैन है, तो क्या होगा उससे नेक्स्ट पोस्ट क्या होगा, अगर वो एब्सेंट हो गए तो डेप्यूटी चेयरमैन होंगे, ठीक है। और उन्हीं लोगों में से किसी एक को चुन लिया जाता है, ठीक है ना, डेप्यूटी चेयरमैन के लिए। नेक्स्ट है, फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा लोकसभा, सेकंड कंप्लीट हो गया हमारा राज्यसभा, अब क्या है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का काम क्या है, पहली बात जो हम पढ़ चुके हैं, हेड ऑफ द स्टेट है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के, ठीक है। इनको फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है, यानी सबसे पहला सिटीजन कंट्री का कौन होगा, तो प्रेसिडेंट। इसीलिए मैंने बोला है, याद रखने, क्या, हाथी के दांत दिखाने वाले, ठीक है ना। यानी हर चीज में सुप्रीम, आगे साइन, सिग्नेचर, जितना भी करना है वो ये करेंगे, लेकिन पूछेंगे किससे, प्राइम मिनिस्टर से। तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है। सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स, जितने भी आपके वो फोर्सेज हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन सब के ये सुप्रीम कमांडर होते हैं, ठीक है। बिल पास्ड बाय द 2 हाउसेज बिकम लॉ ओनली व्हेन प्रेसिडेंट गिव एसेंट टू इट। एसेंट यानी आप समझ लीजिए सिग्नेचर, यानी कि लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा में आया, अब ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और ये सिग्नेचर जब तक नहीं करेंगे तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। इसीलिए पार्लियामेंट में ये तीनों चीजें हैं, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, और प्रेसिडेंट भी है। ये साइन नहीं करेंगे वो तब तक लॉ नहीं बन सकता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। यानी पार्लियामेंट के फंक्शन क्या क्या है। फर्स्ट है सेलेक्टिंग द एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव को हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आप क्या करते हैं, इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स जिनके पास क्या होगा, मेजॉरिटी होगा, वो क्या बनाएंगे, गवर्नमेंट बना लेंगे, है ना, ठीक है। उस गवर्नमेंट का जो हेड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पीएम बोलेंगे, यानी लीडर ऑफ द मेजॉरिटी और रूलिंग पार्टी वो होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीएम बोलते हैं। पीएम फिर क्या करेंगे, मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करेंगे, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा, होम अफेयर्स मिनिस्टर्स कौन होगा। अपोज रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी को अपोज करते हैं वो कौन होते हैं, अपोजिशन पार्टी के लोग होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट नहीं बना पाए हैं लेकिन वो जीत के आए हैं, ठीक है। अब जिनके पास मेजॉरिटी नहीं है वो क्या बनाते हैं, कोalition गवर्नमेंट, यानी मैंने वो बताया था ए बी हैं, दोनों के पास प्रॉपर सीट नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, गवर्नमेंट बना लेते हैं, और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि हम में से पीएम कौन बनेगा, ठीक है। सेकेंड इज कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट क्या करता है, गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करता है और गाइड भी करता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आवर जैसे ही शुरू होता है पार्लियामेंट, तो क्वेश्चन आवर, अब उसमें क्या है कि अपोजिशन पार्टी के भी हो सकते हैं, कोई नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी, मान लो कंसर्न मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि आपने बोला था कि ये मिसाइल्स आएंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये मिसाइल्स आएंगी, अभी तक आई क्यों नहीं, और आपने बोला था इसमें 200 करोड़ लगेगा और आप पेपर पे शो कर रहे हैं 600 करोड़, तो 400 करोड़ कहाँ गया। तो अब इसका जवाब उस मिनिस्टर को बाद में देना होगा, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टी क्या करती है, हाईलाइट द शॉर्टकमिंग्स इन वेरियस प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड लॉज, यानी जो कमियां हैं
जो रूलिंग गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी पॉलिसीज वगैरह बना रही है उसमें अगर कोई कमी है तो उसको वो हाईलाइट करती है, ठीक है, जिससे और जनता को पता चले, ठीक है ना। अगर जनता को भी लगेगा कि नहीं रूलिंग गवर्नमेंट क्या कर रही है, गलत कर रही है, तो जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसमें उसको हटा के वो मतलब हटा ही देगी, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट फाइनेंस। गवर्नमेंट का फाइनेंस क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। गवर्नमेंट फाइनेंस में हम सीधा ये समझ सकते हैं कि दो चीजें होती हैं, या तो इनकम यानी पैसा आ रहा है, या तो एक्सपेंडिचर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है बहुत तरीकों से आता है, लेकिन आप लोग छोटे क्लासेस में तो ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, समझ लीजिए टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट से पैसा आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। गवर्नमेंट के पास जो एसेट्स हैं अगर उसको भी सेल कर देंगे तो भी पैसा आएगा, जैसे मान लीजिए रेलवे गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने उसे बेच दिया, सेल कर दिया, तो उससे भी तो पैसा आ रहा है। तो बहुत तरीकों से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। आप फिलहाल समझिए टैक्स और नॉन टैक्स। नॉन टैक्स का मतलब जो टैक्स से रिलेटेड ना हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लोग बाइक स्पीड चलाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, तो ये सब पैसा कहाँ जाता है, चालान वगैरह करता है, वो सब पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, तो ये गवर्नमेंट का इनकम हो गया। गवर्नमेंट खर्चा भी करती है, स्कॉलरशिप हो गया, फार्मर्स के लिए वो कुछ पैसे देते हैं, ठीक है ना, लोन वगैरह सब्सिडीज वगैरह गवर्नमेंट देती है, तो ये सब जगह गवर्नमेंट क्या कर रही है, खर्चा कर रही है। तो अब इस जगह पे क्या होगा कि बजट प्रिपेयर होता है, उसमें दिया रहता है कि क्या आपके पास इनकम कितना आने वाला है और आप खर्च कितना करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखिए बात समझिए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया आ रहा है और आप बोल रहे हैं कि मैं 200 खर्चा करूंगा। इससे क्या होगा ना, अब ये सब थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं, 8th क्लास के लिए इतना नीडेड तो नहीं है, लेकिन बस इतना समझ के चलिए कि 100 रुपया और 200 रुपया आप खर्चा कर रहे हैं, तो सही नहीं ना देश के लिए। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट क्या चाहती है ना, हमेशा ज्यादा खर्चा करना चाहती है। जितना ज्यादा खर्चा करेगी लोगों को, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट बोल रही है मैं ब्रिजेस बनाऊंगे, ब्रिजेस या फिर रोड्स, रेलवेज, है ना। अब जो लोग होंगे उन्हें तो बड़ा अच्छा लगेगा, यार ये गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, इतनी सारी चीजें का डेवलपमेंट कर रही है, इतना खर्चा कर रही है। लेकिन बात समझिए इससे क्या हो रहा है, हमारा जो गवर्नमेंट का समझ लीजिए तिजोरी होती है, ठीक है ना, हमारे कंट्री का कुछ तिजोरी होता है, उसका नाम होता है CFI वगैरह। तो तिजोरी से पैसा तो ज्यादा निकल रहा है ना, आप उतना अर्न तो कर नहीं रहे हैं, सरकार के पास तो उतना पैसा आ नहीं रहा है। तो ऑपोजिशन पार्टी फिर इस पे भी उंगली उठाती है कि आपके पास इतना इनकम आ नहीं रहा, आप इतना खर्चा ज्यादा क्यों कर रहे हैं। हमारा जो कंट्री होगा वो डेफिसिट में, डेफिसिट को बोलते हैं घाटा, घाटे में चला जाएगा, ठीक है। तो इतना खर्चा, तो इस पे भी वो क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं, शॉर्टकमिंग शो करते हैं कि नहीं नहीं इतना खर्चा नहीं कीजिए, आप इतना ही खर्चा कीजिए। क्योंकि हर गवर्नमेंट क्या चाहती है ना, ज्यादा खर्चा करे, ज्यादा खर्चा करेंगे लोगों को अच्छा लगेगा, लोग उन्हें फिर जिता देंगे, ठीक है। तो उस पर भी कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट फाइनेंसेस, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पीपल एंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑल्सो नोज द ओपिनियन ऑफ पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एग्जाम्पल ऐसा लेता हूं जो आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि सबका अब आधार कार्ड बनेगा, ठीक है। कोई भी जो इससे रिलेटेड कंसर्न मिनिस्ट्री है उन्होंने ये रूल बना दिया। अब रिप्रेजेंटेटिव्स तो हर स्टेट से हैं, रूल मैंने पूरे कंट्री के लिए लागू कर दिया गया है कि आधार तो बनेगा, सबका बनेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस मिनिस्ट्री का पर्सन हूं, मैं अदर मिनिस्ट्री या फिर जो अदर रिप्रेजेंटेटिव है उनसे पूछूंगा कि आप बताओ आपके एरिया में क्या आधार कार्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, सर आपने रूल तो बना दिया लेकिन फॉलो ही नहीं हो रहा है, गांव गांव में तो बन ही नहीं रहा है आधार कार्ड, सिर्फ सिटीज में बन रहा है, तो इससे भी इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है ना। या आपने कुछ कर दिया है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ है, कुछ लॉज बना दिया है तो पीपल्स के माइंड में क्या है कि लॉ सही बना है, लॉ गलत बना है, सरकार को और सोचना चाहिए था इस लॉ में, सरकार को ये चेंजेस करने चाहिए। तो ये भी आप दूसरे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उससे पता लगा सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिमूव हाई ऑफिशियल्स, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी पोस्ट, कंट्री में कोई भी पोस्ट आप ले लिए हैं, मैंने कुछ हायर पोस्ट लिखे हैं, तो उसको रिमूव, अगर वो गलत कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर उनके वर्क्स गलत हैं तो उनको भी हटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो जैसे प्रेसिडेंट को हटाने के लिए हम इम्पीच वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, रिमूवल, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं, इनको भी हटाया जा सकता है, इनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस बने हुए हैं। अभी तक ऐसे किसी को हटाया नहीं गया, अभी तक कोई हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको रिमूव नहीं किया गया, लेकिन पावर्स इनकी छीनी भी जा सकती है अगर ये गलत करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट इज अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट आपको मैं बता चुका हूं, चेंजेस
ठीक है ना। कोई लॉ है काफी पुराना हो गया है, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। देखिए बुक में आपके दिए हुए 2/3 मेजोरिटी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। देखिए पहले ये समझिए, मेजोरिटी के भी डिफरेंट टाइप हैं, बुक्स में आपके नहीं दिए हुए हैं, और शायद क्लास छोटा है शायद इस वजह से भी नहीं। तो हर डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए ना अलग अलग टाइप की मेजोरिटी लगती है। जैसे सिंपल मेजोरिटी होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, जैसे इन लोगों को हटाने के लिए वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की मेजोरिटी होती है, अलग अलग मेजोरिटी के टाइप से आप अलग अलग चीजों को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉ मेकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पार्लियामेंट का ये है कि क्या बनेगा, लॉज बनेंगे, ठीक है ना। और अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। जुरिस्डिक्शन यानी कि जैसे एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूं, मान लीजिए मैं क्या हूं, एक टीचर हूं, ठीक है। कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, 2-3 बच्चे हैं बदमाशी कर रहे हैं, मैंने बोला कि तुम्हें मैं स्कूल से निकलवा दूंगा। रियलिटी में ये मेरा पावर है ही नहीं, मैं डांट सकता हूं, मैं पनिशमेंट दे सकता हूं, लेकिन मैं स्कूल से निकाल दूंगा ये पावर मेरे पास नहीं है। ये पावर जो है वो प्रिंसिपल के पास है, ठीक है ना। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में जो है, ठीक है ना, क्योंकि पार्लियामेंट किसका है, सेंटर का है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जैसे किन चीजों को लेकर पावर है ना, इसकी एक पूरी की पूरी लिस्ट है। तो जैसे यूनियन की लिस्ट है, स्टेट की लिस्ट है, ये मैंने बता दिया है पहले भी, और लोकल गवर्नमेंट जिसे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी कहते हैं उनके भी लिस्ट है, ठीक है। तो जो लिस्ट आपको मिला हुआ है ना, आप उस लिस्ट से रिलेटेड लॉज बना सकते हैं। स्टेट वाले अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे पुलिस हो गया, लैंड एरिया हो गया, इनसे रिलेटेड वो लॉज बना सकते हैं। यहाँ एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इन चीजों से रिलेटेड लोग पंचायत या पार्लियामेंट म्युनिसिपैलिटी जो है वो लॉज बना सकते हैं। यहाँ आर्मीज वगैरह हो गया, ठीक है। तो आप अपने जुरिस्डिक्शन में रहेंगे, जहां तक आपको पावर एक्सरसाइज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, आप वहीं तक अपने पावर को एक्सरसाइज करेंगे, उससे एक्सेस नहीं करेंगे आप। जैसे मैंने बोला, मैं टीचर हूं, मैं पनिशमेंट दे सकता हूं, लेकिन स्कूल से बच्चे को निकाल नहीं सकता, वो काम प्रिंसिपल का है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने जुरिस्डिक्शन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, जो पावर मेरे पास है भी नहीं उसको एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ न्यू लॉज, ठीक है, इसे भी समझेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा, ऑर्डिनरी बिल। अब देखो ऑर्डिनरी बिल का डेफिनेशन बहुत अच्छा है, यानी कि जो मनी बिल नहीं है वो क्या है, ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है। अब इनके मैं बोल रहा हूं बहुत सारी चीजें इसलिए रटने वाली हैं, याद रखना है बस आपको। बिल ये इंट्रोड्यूस कहां हो सकता है, यानी स्टार्ट, इनिशिएट कहां होगा, लोकसभा में होगा कि राज्यसभा में, तो दोनों में से कहीं पे भी स्टार्ट हो सकता है। यानी एग्जांपल समझिए, मैं राज्यसभा से भी बिल स्टार्ट कर सकता हूं, फिर लोकसभा भेज दूंगा, मैं लोकसभा में भी स्टार्ट कर सकता हूं, उसको राज्यसभा भेज दूंगा। इन दोनों का जब काम खत्म हो जाएगा तो आपको पता है कहां भेजना है, प्रेसिडेंट के पास भेजना है, ठीक है, साइन के लिए। अब इसे इनिशिएट कौन कर सकता है, आइदर ए मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट और एनी प्राइवेट मेंबर, यानी कोई अदर पर्सन भी है वो भी क्या कर सकते हैं, बिल को इनिशिएट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने का मतलब क्या है, वोटिंग होगी, अगर मेजोरिटी हो गई तो बिल क्या हो जाता है, पास हो जाता है। देख लीजिए, मेजोरिटी ऑफ एमपीज, तो बिल क्या हो गया, पास हो गया। अब वो उस हाउस में पास हुआ है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, सेम प्रोसेस आपको करना होगा अदर हाउस में, वहां पे भी बिल पास कराना होगा। यानी एक से पास हुआ लोकसभा, लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा, राज्यसभा के पास होने के बाद कहां जाएगा, वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, वो आपका लॉ बन गया, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी बिल। नेक्स्ट इज मनी बिल। अब मनी बिल है, मनी आ रहा है यानी इनकम या एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगा। अब ये बिल कहां इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है, ये सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट होगा, यानी इसकी शुरुआत कहां से होगी, लोकसभा से होगी। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि लोकसभा में मनी बिल इनिशिएट करने से पहले आपको प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना होगा, परमिशन लेनी होगी, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब लोकसभा से क्या हो गया, मैंने बिल पास कर दिया कहां, राज्यसभा में। अब राज्यसभा के पास 14 डेज का, देखिए कंडीशन लेके चलते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकेंड, मैंने क्या बोला, पहली बात, ये बिल जो पास होगा फर्स्ट इनिशिएट होगा वो लोकसभा में होगा, ठीक है। अब यहां मान लीजिए वो बिल पास हो गया, अब वो कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा।
अब राज्यसभा के पास फिर दो कंडीशन बन रहा है, दो ऑप्शन। या तो आपको बिल सही लग रहा है मनी बिल, तो आप पास कर दीजिए, कहाँ, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप चाहते हैं इस मनी बिल में कुछ चेंजेस हो, पैसा ज्यादा वो मांग रहे हैं, उस पैसे को कम कराना है, तो आप क्या कीजिए, रिकमेंडेशन दीजिए। और ये आपको जिस दिन से रिसीट है, डेट ऑफ रिसीट जो है, उससे 14 डेज के अंदर ये करना है, ठीक है ना। यानी मान लीजिए बिल आया कल, बिल मान लीजिए लोकसभा में पास हो गया, तो कल के डेट से लेकर जो 14 डेज है उसके बीच में आपको रिकमेंडेशन के साथ वापस लोकसभा में बिल भेजना होगा, ठीक है, याद रखना है। अगर आपने ये 14 डेज के अंदर नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि ये बिल पास हो गया है और ये चला जाएगा वापस प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। चलिए, फिर क्या है, प्रेसिडेंट अपना एसेंट देंगे, वही परमिशन देंगे, सिग्नेचर करेंगे। अच्छा, कोई बिल अब ये मनी बिल है या नहीं है ये कौन बताएगा, तो इनिशिएट आपको याद क्या रखना है, ये इनिशिएट कहां हो रहा है, तो बोलोगे सर लोकसभा में ही पहले इनिशिएट होगा, मनी बिल है लोकसभा, तो लोकसभा के जो स्पीकर होंगे वही बताएंगे ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक है, ये याद रखेंगे। यानी मनी बिल है या नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर डिसाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है लॉस फॉर ऑल, यानी कि ऑल पर्सन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर, यानी लॉ के सामने सब बराबर है, चाहे वो कोई अच्छी पोस्ट को लेके रखे हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या नॉर्मल सिटी, देखिए उनको भी बहुत तरह की एम्यूनिटीज मिलती हैं, ठीक है ना। अब वो सब आपको अभी क्लास में पढ़ना नहीं है, क्रिमिनल लॉ होगा या सिविल लॉ है, उन पे प्रोसीडिंग्स चलेंगे, है ना, FIR है, तो चार्जेस लगेंगे नहीं लगेंगे, तो वो सब थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ना है। लेकिन अभी फिलहाल आपके क्लास के हिसाब से समझ के चलिए, कोई पोस्ट है नहीं है, नॉर्मल सिटीजन है, लॉ सब पे एक बराबर ही है, लॉ सब पे बाइंडिंग है, ठीक है ना, सब इक्वल है लॉ के सामने। लॉज डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, लॉ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता बिटवीन द पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, आप किसी भी कास्ट के हैं, जेंडर के हैं, तो लॉ आपके साथ कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकता। पार्लियामेंट मेक लॉज अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ पीपल, सीधी सी बात है, हम डेमोक्रेसी में है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, पीपल ने ही किसे भेजा है, रिप्रेजेंटेटिव को, रिप्रेजेंटेटिव्स ही मिलके क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट में लॉज बनाते हैं। अगर वो लॉज पीपल के डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है, नीड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर पीपल क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हल्ला करेंगे, और आपको वो लॉ चेंज करना, वो नेक्स्ट टॉपिक में हमें यही समझना है, ठीक है ना। तो नीड्स और डिमांड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। चलिए, लॉज एंड डिसेंट, अब एक एग्जांपल है, पार्लियामेंट पासेस लॉज दैट बिकम अनपॉपुलर, यानी कोई लॉ ऐसा बनाया जो सही नहीं है, गलत है, ठीक है ना। तो अब जो पीपल है वो क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं लॉ को कि लॉ सही नहीं है, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं टीवी चैनल्स को, ये जो लॉ बना है वो बहुत गलत है। इसके लिए आप दिमाग में अभी हाल फिलहाल ही हुआ था वो जो फार्मर से रिलेटेड है ना, बिल्स पास हुए थे, फार्मर ने बहुत प्रोटेस्ट किए थे, तो वो एग्जांपल आप याद रखिए। अब क्या है, कोर्ट्स के पास ये पावर है कि या तो वो बोलेंगे कि मॉडिफाई करो इस लॉ को, या वो देखेंगे कि लॉ ज्यादा ही गलत है तो उसे कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, प्रेशर आ जाता है किस पे, पार्लियामेंट पे, कि हमें लॉ चेंज करना चाहिए। नॉर्मल सी बात को समझिए, जैसे मान लीजिए वही फार्मर से रिलेटेड लॉ है, ठीक है, मैंने लॉ पास भी करा दिया, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट का साइन भी हो गया, लेकिन फार्मर्स बोल रहे हैं कि ये लॉ सही नहीं है। अब वो क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, टीवी चैनल्स पे बोलेंगे कि हमें ये लॉ नहीं चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ठीक है इस लॉ को मॉडिफाई भी करवा सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, बट आप समझिए अगर आपके जो पीपल्स हैं जिनके लिए आपने लॉ बनाया वो लॉ गलत है, वो मना कर रहे हैं, और फिर भी आप उस लॉ को प्रेशराइज फॉर्म में पास करा के लागू करवा देंगे, तो क्या आपका जो नेक्स्ट टर्म आएगा क्या उसमें आप जीत पाएंगे। तो इसीलिए पार्लियामेंट पे क्या होता है, प्रेशर बन जाता है कि उसे उस लॉ को या तो चेंज करना होगा या खत्म करना होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। क्योंकि डेमोक्रेसी है, सबसे ज्यादा पावर जो है वो किसके पास है, पीपल्स के पास है। लेकिन उसके लिए अच्छा क्या है कि पीपल अवेयर हो, पीपल अपने राइट्स को समझे। राइट्स के साथ साथ देखिए सबको राइट्स चाहिए, चाहे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वुमेन्स हैं, सबको राइट्स चाहिए, लेकिन ड्यूटीज कोई परफॉर्म नहीं करना चाहता है। कोई ये नहीं चाहता है कि वो ये खुद बोले कि मैं अपने ड्यूटी को अच्छे से ईमानदारी से परफॉर्म कर रहा हूँ। तो राइट्स सबको चाहिए, ड्यूटीज कोई परफॉर्म नहीं करना चाहता है। तो पीपल्स को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी मिले हुए हैं, ठीक है ना, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमें वो चीजें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, अवेयर रहना चाहिए, ठीक है ना,
चीज़ों को समझना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग भी एक बात सीखेंगे, अभी आप छोटे हैं लेकिन मैं आपको एक चीज़ सिखा दे रहा हूँ, आपके लाइफ में काम आएगा। जैसे कोई एक पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, आप बोलते हो ना कि सर ये आदमी गलत है, गंदा है या अच्छा है, तो थोड़ा आप लोग पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं अब, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे क्लास 9th में, ठीक है। बात समझिए, किसी पर्सन को सही गलत से ज़्यादा ठहराने से, खास तौर पे ये जो पॉलिटिक्स के पर्सन्स होते हैं, एमपी, एमएलए, पीएम, आप वो चीज़ें ना देखें, आप पॉलिसी को समझें, जो लॉ बना है उस लॉ को समझें, तब बोले कि ये लॉ गलत है, ये लॉ सही है, ठीक है ना। आप हमेशा उस इंसान को, एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसा है नहीं लेकिन आपको ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए, मान लीजिए आपको लग रहा है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे धीरज सर अच्छे हैं, ऐसा जरूरी तो नहीं हो सकता है पढ़ाने के बाद मैं चोरी करने जाता हूँ, क्योंकि आप मेरे पूरे लाइफ को नहीं जान रहे, मेरे पूरे डेली शेड्यूल को नहीं जान रहे, सिर्फ आप एक चीज देख रहे हैं और उसके बेसिस पे आप मुझे अच्छा पर्सन कह रहे हैं, ये गलत होता है। उसी तरीके से गवर्नमेंट को भी देखिए, तो आप कुछ ये नहीं कि ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी गंदी है, इस पार्टी ने क्या किया, इस पार्टी ने ये किया, ये मत देखिए, सीधा आप ये देखिए, कोई पॉलिसी लॉज जो भी बन रहे हैं, कोई फैसला लिया जा रहा है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है, क्या उसके प्रॉज पढ़िए, उसके कॉन्स पढ़िए, उसको समझिए, और तब ये बोलिए कि वो जो डिसीजन है वो सही है या गलत है, लोगों के लिए डिसीजन सही होगा या गलत होगा, ये आपका एक काम है, ये एक अच्छे सिटीजन का काम है। उस पर्सन को सही गलत बोलने से कुछ नहीं होगा, या कोई स्टेटमेंट देने से आप अब्यूज कर देते हैं, वो सब करना कोई जरूरी नहीं है। आप सीधा क्रिटिसाइज कीजिए उस पॉलिसी को, उस लॉ को, ठीक है ना। होप अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपको ये बात समझ में आई और अच्छी भी लगी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू डिफरेंसेस इन द प्रोसीजर ऑफ फॉर पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल एंड ए मनी बिल, ठीक है ना। क्या डिफरेंस है ऑर्डिनरी बिल को पास कराने का, एक मनी बिल का, आपको पता है। पहला डिफरेंस आप लिख देंगे कहाँ से इनिशिएट करना है, ठीक है, बिल को कौन बताएगा मनी बिल है या नहीं है, दूसरा डिफरेंस हो गया, ठीक है। रिकमेंडेशन वाली बात लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिर्फ दो ही डिफरेंसेस आपको लिखना है। डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये भी दिया हुआ है, 5-6 पॉइंट है, जितने मार्क्स में अच्छा है। आप लोग अगर आंसर्स लिख के भेजेंगे तब मैं कभी डिस्कस कर लूंगा आंसर्स कैसे लिखने हैं, जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स आए, ठीक है ना, एटलीस्ट सोशल साइंस में, तो वो भी मैं बताऊंगा। जैसे 4 मार्क्स है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आप लिखिए और उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, आपको फुल में फुल मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, या वो बताना है। सो यहाँ पे आपका चैप्टर का द एंड हुआ, ठीक है। कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और कोई क्वेरी है स्टडी रिलेटेड, कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं कुछ एक्सप्लेन करूं, बताऊं, या स्टडी रिलेटेड ही कोई आपका ऐसा टॉपिक रह गया कि सर किताब में ये चीज़ें ज़्यादा नहीं दी गई है बट मेरा इंटरेस्ट है कि मैं इसे जानूँ, तो आप कुछ बता सकते हैं, ठीक है। तो वो मुझे आप पर्सनल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी एग्जामिनेशन टाइम है, अपने दोस्तों को शेयर करें कि वो भी पढ़ लें, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि उनका पेपर मिले तो उनका मुंह कुछ ऐसा हो, ठीक है ना, थोड़ा खिला हुआ होना चाहिए, ठीक है। सो आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि वो भी पढ़े, ठीक है। एक अच्छे दोस्त का ये भी काम होता है। सो बाय, गुड नाइट, मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है, फिर मिलते हैं।